अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 हमारा कंटिन्यू है इम्यूनिटी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किन सेल पे कंसिस्ट है, ये सेल्स फंक्शन कैसे करते हैं, इसके अलावा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कितनी तरह से काम कर सकते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड और अडेप्टिव। देखो, कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती है जो कि बाय बर्थ मौजूद होती है। जब एक बेबी बॉर्न होगा उस वक्त उसके बॉडी में वो इम्यूनिटी ऑलरेडी मौजूद होगी, उससे हम कहते हैं इन्नेट। तो हमने लास्ट जो फर्स्ट और सेकंड लाइन पढ़ा है वो क्या है? वो इन्नेट है, वो बाय बर्थ एक इंडिविजुअल में मौजूद होगी। ठीक है, लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये क्या है? एक्वायर्ड है। ये बाद में जो इंडिविजुअल वो एक्वायर करेगा, ये इम्यूनिटी बाद में जाके विद टाइम डेवलप होगी। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव, कि ये विद टाइम डेवलप हो रही है, बाय बर्थ मौजूद नहीं है। जब हमारी बॉडी का एक्सपोजर होगा किसी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से, फॉरेन बॉडी से, उसके बाद जाके ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होगी। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि किस पे कंसिस्ट है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इन्वॉल्व लिम्फोसाइट्स। ठीक है, किस पे कंसिस्ट है, कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व हैं? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? एक तरह के WBCs हैं। हमने पढ़ा था WBCs कई तरह के होते हैं, जिसकी एक टाइप थी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को फिर हम आगे जाके दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे। एक को हम कहते हैं T सेल्स, मतलब T लिम्फोसाइट्स, और दूसरी कैटेगरी है B लिम्फोसाइट्स या B सेल्स। ठीक है, तो थर्ड लाइन पे कौन से WBCs इन्वॉल्व होंगे? लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ क्या इन्वॉल्व है इसमें? लिम्फोसाइट्स के अलावा हम इसमें पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ का भी रोल है, कैसे एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है, कौन से सेल्स एंटीबॉडीज़ फॉर्म करते हैं, और फिर ये एंटीबॉडीज़ का रोल क्या है। तो इसमें नंबर 1 लिम्फोसाइट्स हैं जो कि सेल्स हैं, और एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? ये प्रोटीन इन नेचर है, प्रोटीन है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स। लास्ट जो हमने दो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड, वो क्या थे? नॉन स्पेसिफिक थे। कोई भी फॉरेन बॉडी हो, किसी भी तरह की हो, हमारा फर्स्ट और सेकंड लाइन उसी तरह से उसके अगेंस्ट काम करता है। लेकिन जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये स्पेसिफिक है। हर एक एंटीजन के लिए हमारा जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो अलग एंटीबॉडी फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी एक्सपोज हो रही है मीज़ल्स वायरस से। ठीक है, मीज़ल्स वायरस बॉडी में आ रहा है, तो हमारी बॉडी में इस मीज़ल्स वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनेंगी। किसके अगेंस्ट? सिर्फ इस मीज़ल्स वायरस के अगेंस्ट। ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करेगी? सिर्फ इस मीज़ल्स वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, और किसी वायरस या और किसी एंटीजन के अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ काम नहीं करेंगी। और अगर बॉडी का एक्सपोजर हो पोलियो वायरस से, तो यहाँ पर पोलियो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ये एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट होंगी? सिर्फ इस पोलियो वायरस के अगेंस्ट। ये मीज़ल के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। इसी तरह से मीज़ल वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी है, ये इस पोलियो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। तो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, ये क्या स्पेसिफिक इन नेचर है, कि हर एक एंटीजन, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रही हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन क्या था? नॉन स्पेसिफिक था, जबकि थर्ड लाइन क्या है? ये स्पेसिफिक इन नेचर है और कॉम्प्लेक्स है इसका पूरा मैकेनिज्म। एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉर्म मेमोरी। जब हमारी बॉडी एक्सपोज होती है किसी एंटीजन के अगेंस्ट और हमारी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो, तो इसके बाद हमारी बॉडी में मेमोरी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? उस एंटीजन को एक तरह से मेमोराइज कर लेते हैं। अब जब दोबारा इसी एंटीजन का एक्सपोजर होगा, सेम एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो क्योंकि हमारी बॉडी में इसकी मेमोरी फॉर्म हो गई है, तो अब जो इम्यून सिस्टम होगा वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा। शुरू के जो स्टेप्स हैं इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, वो स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में क्या फॉर्म हो चुकी है? अब मेमोरी फॉर्म हो चुकी है। तो अब जो इम्यून सिस्टम जनरेट होगा वो कैसा होगा? वो बहुत जल्दी होगा, पहले तो फास्ट होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हर केस में मेमोरी फॉर्म नहीं होती, कुछ एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी मेमोरी फॉर्म करती है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो अगर लाइफ में एक बार हो गई तो दोबारा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी बॉडी में उस
अब उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर चुकी है, मेमोरी फॉर्म कर चुकी है। अब अगर वो एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा भी तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा, क्योंकि मेमोरी है तो हमारी बॉडी उसको पहले ही किल कर देगी। इन्वॉल्व होल बॉडी, फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमने देखा था कि जो एंटीजन आ रहा था, इम्यून रिस्पॉन्स एक ख़ास जगह तक लिमिटेड था। जैसे कि अगर स्किन पे कट है, यहाँ से कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर हो रही है तो इस जगह पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, ये जगह इफेक्ट हो जाएगी, वो एक पर्टिकुलर एरिया इफेक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड लाइन में। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है, इन्वॉल्व होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो रही है, एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो रही हैं। ये एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में आकर ये ब्लड के साथ फ्लो करती है, तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में ये एंटीबॉडीज़ सर्कुलेट कर रही होती है। नाउ नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। टी सेल, बी सेल और एंटीबॉडीज़ पे हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कंसिस्ट है। टी सेल क्या है, एक तरह का वाइट ब्लड सेल है, WBC, ठीक है। WBC की एक टाइप होती है लिम्फोसाइट, तो टी सेल क्या है, एक लिम्फोसाइट है। अच्छा, हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स बनने का प्रोसेस होता है, ये होता है बोन मैरो में। जो हमारे लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन का, ब्लड सेल फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, चाहे वो WBCs हो या फिर वो प्लेटलेट्स हो। कहाँ फॉर्म होते हैं, बोन मैरो में। तो टी सेल भी क्योंकि एक ब्लड सेल है तो ये भी कहाँ फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा इन बोन मैरो। लेकिन बोन मैरो में जो सेल फॉर्म होता है ये होता है इनएक्टिव, ठीक है, इमेच्योर हम कह सकते हैं, इमेच्योर सेल है। बोन मैरो से जो सेल फॉर्म होगा टी सेल, वो कैसा होगा, वो इमेच्योर होगा। इसी हालत में ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में। बोन मैरो में इमेच्योर टी सेल कहाँ रिलीज़ हो गया, ब्लड सर्कुलेशन में। अभी ये इमेच्योर है, ठीक है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ एक ग्लैंड के पास जाएगा जिसे हम कहते हैं थाइमस। थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, हमारे स्टर्नम के पीछे होता है। थाइमस में जाके इसकी मैच्योरेशन होगी, ये मैच्योर होगा। तो क्योंकि ये वाला सेल मैच्योर हो रहा है थाइमस में, इसीलिए इस लिम्फोसाइट को हम नाम देते हैं टी सेल्स, टी फॉर थाइमस। तो ऐसा लिम्फोसाइट जो थाइमस में जाके मैच्योर होगा उसे हम कहेंगे टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स। अब बी सेल के बारे में बात करते हैं। बी सेल्स को हमने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था इन बर्सा ऑफ फैब्रिकस। बर्सा ऑफ फैब्रिकस ये क्या है, बर्सा ऑफ फैब्रिकस एक लिम्फॉइड टिश्यू है जो कि बर्ड्स के गट में पाया जाता है, ठीक है। बर्ड्स के गट में, हाइंड गट में लिम्फॉइड टिश्यू है जिसे हम कहते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस। यहाँ पर फर्स्ट टाइम बी सेल डिस्कवर हुआ था, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, बी सेल। तो ये हमने इस पर बात की। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि इसमें हम बात कर रहे हैं एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हो रही है, तो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती है बी सेल्स से। एंटीबॉडीज़ कौन रिलीज़ करता है, बी सेल्स। टी सेल का एंटीबॉडीज़ के रिलीज़ होने में कोई रोल नहीं है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ कौन रिलीज़ करेगा, बी सेल्स। बी सेल की एक टाइप है प्लाज्मा सेल। बी सेल की एक टाइप है प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या है, एक तरह का बी लिम्फोसाइट है। ये प्लाज्मा सेल रिलीज़ करते हैं एंटीबॉडीज़। बी सेल की भी कुछ टाइप्स हैं, टी सेल्स की भी टाइप्स हैं, यहाँ पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे हम वो टॉपिक में आएगा। अच्छा, अब एंटीबॉडीज़ पर अगर हम बात करें तो एंटीबॉडीज़ क्या हैं। एंटीबॉडीज़ वाई शेप की प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वाई इनका शेप होता है और ये एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होते हैं। अभी हमने बात की प्लाज्मा सेल से, ठीक है। प्लाज्मा सेल से रिलीज़ होगा, एंटीबॉडीज़ जाके एंटीजन पे अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, तो अब क्या होगा, इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी। ये एंटीबॉडी जाके इस एंटीजन पर रिलीज़ होगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। देखो, हमारे इम्यून सिस्टम का एक मेजर रोल है कि बॉडी के अपने सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। इम्यून सिस्टम का काम क्या है, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर हो रही है उसको रोकना, उसको रेसिस्ट करना।
तो सबसे पहला काम क्या है इम्यून सिस्टम का कि वो रिकॉग्नाइज करे बिटवीन सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल कि कौन सा सेल हमारी बॉडी का पार्ट है और कौन सा सेल हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो कुछ ऐसे कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बेसिस पे WBC रिकॉग्नाइज करता है सेल को। उन कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं सेल आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स या फिर सेल सरफेस मार्कर्स। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? एक को हम कहते हैं MHC टाइप 1 और एक को हम कहते हैं MHC क्लास 2। ठीक है, MHC की फुल फॉर्म क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 1 और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 2। ये दो ऐसे कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं जो अगर सेल पे मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये सेल अपनी बॉडी का सेल है। ये क्या है? सेल अपनी बॉडी का सेल है। और अगर ये MHC1 या फिर MHC2 सेल पे मौजूद नहीं है तो ये सेल अपनी बॉडी का नहीं है। ये जो सेल सरफेस मार्कर्स हैं ये तमाम वर्टिब्रेट्स के सेल पे मौजूद होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस में इनको हम एक और नाम देते हैं HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, तो HLA क्या है? सेल सरफेस मार्कर ही है, MHC1 और 2 ही है, बट स्पेसिफिकली हम आप किसकी बात करें? अब हम बात करें स्पेसिफिकली ह्यूमंस की। ठीक है, अच्छा, अब MHC1 और MHC2 इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन का बना हुआ है। MHC1 पे अगर हम बात करें तो MHC1 में 3 अल्फ़ा चेन्स हैं। ठीक है, 3 क्या है? अल्फ़ा चेन्स, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और एक बीटा माइक्रोग्लोबुलिन है। क्या है? बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के दरमियान में एक ग्रूव बना हुआ है जहाँ पर अटैचमेंट होती है। ठीक है, अच्छा, अब MHC1 कहाँ पर मौजूद होगा? MHC1 हमारे बॉडी के तमाम सेल्स में मौजूद होगा, ऑल सेल्स, एक्सेप्ट कहाँ पर नहीं होगा आगे बात करेंगे। अब हम बात करें MHC2। MHC2 का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 2 अल्फ़ा चेन हैं, 2 बीटा चेन हैं। ठीक है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1, बीटा 2। अल्फ़ा 1 और बीटा 1 के दरमियान में यहाँ पर ग्रूव है। अब MHC2 कहाँ पर होगा? MHC2 होगा इन मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस पे हमें क्या मिलेगा? MHC2 मिलेगा। इसके अलावा डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स, इन पर हमें MHC2 मिलेगा। बाकी तमाम सेल्स पे क्या मिलेगा? MHC1। तो MHC1 ऑल सेल में होगा एक्सेप्ट मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, बी सेल्स। अच्छा, अब MHC1 तो हमारे बॉडी के तमाम सेल्स में मौजूद है। ठीक है, ये रिकॉग्निशन में हेल्प करता है कि हमारी बॉडी का अपना सेल है। MHC2 भी हेल्प करता है रिकॉग्निशन में कि हमारी बॉडी का अपना सेल है। लेकिन MHC2 का एक और काम भी है। MHC2 क्या करता है? ये एंटीजन को प्रेजेंट करता है। देखो ये है कहाँ पे? हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस में, डेंड्रिटिक सेल पे और बी सेल्स पे। ठीक है, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल के हमारी बॉडी के फैगोसाइट्स हैं। ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। अगर फॉरेन बॉडी है तो उसको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, इनगल्फ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैक्रोफेज है, इसके ऊपर ये MHC2 है। मैक्रोफेज ने क्या किया? फैगोसाइटोसिस की और अब जो फॉरेन बॉडी थी वो इसके अंदर आ चुकी है। यहाँ पर क्या होगा? मैक्रोफेजेस कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से ये एंटीजन किल होगा। जब इसकी किलिंग हो रही होगी तो इसका कुछ पार्ट मैक्रोफेज इस MHC2 पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसका कुछ पार्ट आकर कहाँ लग जाएगा? MHC2 पर। ठीक है, ये क्या है? ये पार्ट है, स्मॉल फ्रैगमेंट है किसका? इस एंटीजन का, उस फॉरेन बॉडी का जो कि किल हो रही है, यहाँ पर आके लग गया। अब क्या होगा? यहाँ पर आगे हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स, कौन से सेल्स? हेल्पर टी सेल। यहाँ पर रोल आ रहा है टी सेल का। हेल्पर टी सेल क्या करेगा? यहाँ पर आके इससे इंट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो MHC2 ने क्या किया? पहले तो इसको रिकॉग्निशन में हेल्प किया कि हमारी बॉडी का अपना सेल है, मैक्रोफेज है। ठीक है, सेकंड इसने क्या किया? एंटीजन को प्रेजेंट किया। MHC2 पे क्या लग रहा है आके?
इस फॉरेन बॉडी का स्मॉल फ्रैगमेंट, स्मॉल पार्ट, एंटीजन डिस्प्ले हो रहा है इसके ऊपर। इसीलिए मैक्रोफेज को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कि मैक्रोफेज क्या करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है सरफेस पे अपने, जिसके बाद फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। अब अगर यहाँ पर मैक्रोफेज के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो, ठीक है, कोई एंटीजन नहीं है यहाँ पर अभी MHC2 मॉलिक्यूल पे, तो अब क्या होगा, अब हेल्पर टी सेल्स भी एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे। जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे तो आगे इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट नहीं होगा। तो ये बात समझ आई। जब एंटीजन प्रेजेंट होगा मैक्रोफेज पे MHC2 पर, ठीक है, तो हेल्पर टी सेल इंटरेक्ट करेगा इससे, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा। और जब ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा। नाउ यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कितनी तरह से काम कर सकता है, ठीक है, और उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, सेल्स की कितनी टाइप्स हैं, कौन सी टाइप का क्या फंक्शन है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं।